कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है कि ऑन द स्पॉट यानी क्षणिक होती है, वैसी अभिक्रिया को तीव्र गति की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर यह आयनों के मध्य विशेष तरह से होती है, आपका जैसे AgNO3 में NaCl मिलाया जाता है तो तुरंत सफ़ेद अवशेष प्राप्त होता है। तो जो आयनों के मध्य ये गति अभिक्रिया होती है वो तीव्र गति की अभिक्रिया होती है। दूसरी होती है मंद गति की अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में कुछ मिनटों से लेकर के कुछ घंटों तक का समय लग सकता है, ऐसी अभिक्रिया जो होती है वो मंद गति की अभिक्रिया कहलाती है। और कुछ अभिक्रियाएं जिसको अति मंद अभिक्रियाएं कहते हैं, जिसे घंटों से लेकर के वर्षों तक आपको समय लग सकता है, वो अति मंद गति की अभिक्रिया कहलाती है। तो जो अणुओं के मध्य होती है वो मंद गति की अभिक्रिया होती है। और कुछ विशेष अभिक्रिया है जैसे कोयले का बनना, पेट्रोलियम का बनना इत्यादि क्या है, वो अति मंद गति की अभिक्रिया है जो कई वर्षों में या कई शताब्दियों में भी संपन्न होती है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो उत्प्रेरक ऐसे बाह्य पदार्थ हैं, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो उत्प्रेरक आपको वह बाहरी पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। समानता से तो वेग को बढ़ा देते हैं, इन कुछ में वेग को घटाते भी हैं। इस आधार पर यह कह सकते हैं उत्प्रेरक वो बाहरी पदार्थ हैं जो उपस्थिति मात्र से ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, उसी ही उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा, उत्प्रेरक की संरचना में महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि उत्प्रेरक की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माने रासायनिक संगठन में बदलाव नहीं, भौतिक रूप से थोड़ा सा बदल जाए अलग बात है। तो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है, ठीक ना, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, उसी को ही क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। अब इसको समझने के लिए जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट को ऐसे गर्म करते हैं तो आपका उसकी वियोजन की प्रक्रिया, अपघटन की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। लेकिन वही MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से संपन्न हो जाती है। इसलिए MnO2 क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, ठीक है। उसके ऊपर उसी प्रकार आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड वो धीरे धीरे वियोजित होता है, टूटता रहता है, जल और वहाँ से ऑक्सीजन के अणु अलग अलग निकलते रहते हैं। लेकिन इसी पर अगर फास्फोरिक अम्ल H3PO4 उपस्थित होता है तो उसके उपस्थिति में आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड का वियोजन धीरे धीरे हो जाता है। इस प्रकार फास्फोरिक अम्ल क्या कर रहा है? ये उत्प्रेरक का ही कार्य कर रहा है, लेकिन वो वेग को कम कर रहा है, यहाँ वेग घटाने का कार्य कर रहा है। तो उत्प्रेरक दोनों भी कार्य कर सकते हैं। ये यहाँ समझाए कि वेग को बढ़ा भी सकते हैं और वेग को माने अभिक्रिया की गति को मंदित भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे पदार्थ को ही उत्प्रेरक कहते हैं। यानी अब समांतर तो यही माना जाता है कि अभिक्रिया के वेग को प्रारंभ नहीं करते हैं, उस वेग को घटा बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन वेग को घटा बढ़ा देते हैं, यह चीज है। अब उत्प्रेरक को यहाँ पर समांग उत्प्रेरक क्या होगा? समांग उत्प्रेरक। तो समांग के मतलब कि समान अंग, यानी कहने का मतलब कि अभिकारक अगर गैसीय अवस्था में है तो उत्प्रेरक भी अगर गैसीय अवस्था में होगा तो वो आपको समांग उत्प्रेरक के एग्जाम्पल होगा। अगर ठोस अवस्था में है अभिकारक तो उत्प्रेरक भी अगर ठोस अवस्था में है तो ये क्या होगा? समांग उत्प्रेरक का एग्जाम्पल होगा। जैसे आपका SO2 + O2, इसमें जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करते हैं तो ये भी आपको गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में है और आपका उत्प्रेरक भी गैस अवस्था में है। तो ऐसी एग्जाम्पल किसका हुआ? आपका समांग उत्प्रेरक का हुआ। उसी प्रकार 2KClO3
इसको गर्म करते हैं MnO2, ये भी ठोस अवस्था में है। तो ये एग्जाम्पल क्या हुआ, समांग उत्प्रेरक का हुआ। यानी कहने का मतलब कि जब आपको उत्प्रेरक और अभिकारक एक ही अवस्था में हो तो उसे समांग उत्प्रेरक कहते हैं। उसी प्रकार आपका विषमांग उत्प्रेरक क्या होगा, तो विषमांग उत्प्रेरण माने विषमांग उत्प्रेरण माने क्या हुआ कि जब उत्प्रेरक और अभिकारक की अवस्था एक समान नहीं होती है, यानी एक ही भौतिक अवस्था नहीं होती है, अलग अलग होती है, तो उसको विषमांग उत्प्रेरण कहते हैं। तो आपको समांग उत्प्रेरण मतलब कि वो अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था एक ही हो। जैसे अभी एग्जाम्पल दिए कि SO2 और O2 की अभिक्रिया में जो NO नाइट्रस ऑक्साइड जो उत्प्रेरक कार्य करता है शीर्षकश प्रक्रम में, तो वो क्या है आपका समांग उत्प्रेरक का उदाहरण है। उसी प्रकार पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं और उस स्थिति में MnO2 भी ठोस अवस्था में होता है, पोटेशियम क्लोराइड भी ठोस अवस्था में है। तो जब भौतिक अवस्था बराबर होगी तो उसी को समांग उत्प्रेरण कहते हैं। और विषमांग उत्प्रेरण के मतलब कि अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो। जैसे कि आप जानते हैं कि अमोनिया के निर्माण में उसमें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों तो गैस अवस्था में होते हैं, लेकिन उत्प्रेरक आपको आयरन कार्य करता है। तो आयरन तो ठोस अवस्था में कार्य करके चूर्ण के रूप में होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये विषमांग उत्प्रेरण का एग्जाम्पल होगा, ठीक ना। तो विषमांग उत्प्रेरण में क्या होगा आपको, इसके मतलब कि वो अलग अवस्था में हो। उसी प्रकार वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण होता है, ठीक ना, तो उसमें निकिल उत्प्रेरक कार्य करता है। तो निकिल तो ठोस अवस्था में होगा, वनस्पति तेल और आपको द्रव अवस्था में होगी, हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में होगी। तो इस तरह से क्या होगा, ये विषमांग उत्प्रेरण का एग्जाम्पल है। तो वनस्पति तेल से ध्यान रखिए, वनस्पति तेल से जो घी बनता है वो विषमांग उत्प्रेरक का एग्जाम्पल है और उसमें उत्प्रेरक कार्य निकिल करता है। इस तथ्य को भी आप ध्यान रखिएगा। अब धनात्मक उत्प्रेरक, तो अधिकांश अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, और जब उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तो उसी को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल आप पोटेशियम क्लोरेट वाले दिया गया था, SO2 वाला दिया गया था, सभी धनात्मक उत्प्रेरक का एग्जाम्पल होगा। उसी प्रकार आपका जो शीश संस्पर्श विधि होती है, यानी SO2 से SO3 कन्वर्ट में जो पीटीज होता है, यानी 2SO2 प्लस O2, इसमें आपको प्लेटिनम भी उत्प्रेरक का कार्य करता है अलग। अब इसको संस्पर्श विधि कहते हैं। तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण के संस्पर्श विधि में प्लेटिनम और शीश कक्ष विधि में नाइट्रस ऑक्साइड NO आपको क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये भी क्या होता है, इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इस तरह से क्या हुआ आपका, ये धनात्मक उत्प्रेरक हुआ। अब आगे समझ ले कि ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है। तो कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम करने का प्रयास करते हैं, और जरूरी भी होता है। जैसे आपको अभी एग्जाम्पल बताया गया था कि H2O2 का वियोजन स्वतः ही होता है, लेकिन अगर इसमें फास्फोरिक अम्ल H3PO4 हो तो फास्फोरिक अम्ल के उपस्थिति में क्या होता है, अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, वियोजन घट कम हो जाता है, तो वो ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। उसी प्रकार क्लोरोफार्म CHCl3 और ये वायु से अभिक्रिया करके आपको फास्जिन जहर यानी COCl2 ऐसा जहर का निर्माण करती है। लेकिन आपको अगर इसमें एल्कोहल उपस्थित हो C2H5OS, तो इसके उपस्थिति में क्या होता है, यह आपको अभिक्रिया की दर रुक जाती है। इसी कारण से क्लोरोफार्म को क्या करते हैं, उसको रंगीन बोतल में रखते हैं, क्योंकि प्रकाश की भी अभिक्रिया को प्रभावित करता है। तो रंगीन बोतल में रखते हैं और उसमें एल्कोहल मिला दिया जाता है ताकि वो फास्जिन जहर है
और पहले आपको इस क्लोरोफार्म का उपयोग ही निश्चेतक रूप में किया जाता था मूर्छा करने के लिए रोगियों को, तो उस स्थिति में अब दूसरा पदार्थ यूज किया जाता है। इसी वजह से तो फास्टिन जहर बन जाती है, इससे उसकी स्वयं मृत्यु हो जाएगी। तो उस स्थिति में यह आपको जो एल्कोहल होता है वो क्या करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। उसी प्रकार आपका सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट के निर्माण में, सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट के निर्माण में भी जो ग्लिसरीन होता है वो आपको ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक ना। तो इस तरह से आपको जो सोडियम सल्फाइड हुआ यानी Na2SO3 और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Na2SO4 का जो निर्माण होता है, ठीक ना, तो उस अभिक्रिया में जो ग्लिसरीन होती है वो क्या करती है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करती है। इसमें क्या हुआ, एल्कोहल क्या होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं इसमें ये एग्जाम्पल बताया गया, इसमें उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक के कार्य करते हैं। तो अब तक देखिए कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, समांग उत्प्रेरण क्या है और विषमांग उत्प्रेरण क्या है, इस चीज़ को आपको समझा गया। अब ये स्व उत्प्रेरण क्या है। स्व उत्प्रेरण के मतलब कि कोई उत्पाद बन जाए और उत्पाद ही क्या करता है, वह आपको उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। तो यह प्रक्रिया ही आपको स्व उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे CH3 COO C2H5 प्लस H2O, इसमें CH3 COOH प्लस C2H5OH, यह एस्टिक एसिड का जब निर्माण हो जाता है तो अभिक्रिया तेजी से होने लगती है। इसके मतलब क्या है, यह एस्टिक एसिड यहाँ स्व उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। जब कोई उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तो यह अभिक्रिया को ही स्व उत्प्रेरण कहते हैं। उसी प्रकार आपका 2KMnO4 3H2SO4 प्लस 5 ऑक्जेलिक एसिड है और इसके प्रक्रिया से K2SO4 2MnSO4 8H2O 10CO2। तो ये जो मैग्नीज सल्फेट का निर्माण होता है, यह मैग्नीज सल्फेट स्वयं ही क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, ठीक ना। तो MnSO4 उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, इसलिए क्या हुआ, यह स्व उत्प्रेरक का एग्जाम्पल हुआ। तो आप समझ गए कि स्व उत्प्रेरक में क्या होता है, कोई उत्पाद ही अगर उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो वह आपको स्व उत्प्रेरण की घटना कहलाएगी। अब प्रेरित उत्प्रेरक, माने कि एक अभिक्रिया के संगत दूसरी अभिक्रिया भी तेजी से होने लगे तो उसी को प्रेरित उत्प्रेरक कहेंगे। जैसे आपको सोडियम आर्सेनाइट, जो सोडियम आर्सेनाइट होता है, तो सोडियम आर्सेनाइट का वायु के साथ अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से, बहुत धीरे धीरे होती है, नाम मात्र की होती है। लेकिन अगर सोडियम सल्फाइड के साथ ही साथ उसके साथ सोडियम सल्फाइड का भी ऑक्सीकरण कराया जाए तो उस सोडियम सल्फाइड के उपस्थिति में आपको सोडियम आर्सेनाइड का भी आपको ऑक्सीकरण हो जाता है। इस प्रकार सोडियम सल्फाइड सोडियम आर्सेनाइड के लिए क्या कर रहा है, वो जैसे सोडियम जो सल्फाइड होता है इसका ऑक्सीकरण बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक ना। लेकिन वही सोडियम आर्सेनाइट होता है, इसका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है। लेकिन ये अभिक्रियाएं साथ साथ अगर संपन्न कराई जाती है तो साथ साथ अगर संपन्न होगी तो इस स्थिति में ये आपको यह अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीकरण हो जाता है, तो इसलिए क्या हुआ, यह प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य किया। उसी प्रकार KMnO4 में ऑक्जेलिक एसिड के साथ अभिक्रिया जो होती है यह तेजी से होती है, और वही ऑक्जेलिक एसिड की AgCl2 के साथ अभिक्रिया जो होती है
HgCl2 के साथ अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन यह अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो जाए तो उस स्थिति में HgCl2 के साथ भी अभिक्रिया तेजी से होने लगती है। तो ये क्या हुआ आपका, ये प्रेरित उत्प्रेरक का एग्जाम्पल हुआ। अब उत्प्रेरक के समझ में समांतर से समझिए कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को माना जाता है कि प्रारंभ नहीं करता है। अब कहीं अपवाद तो है, जैसे अगर देखा जाए तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड NO होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपको समांतर से ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन अगर नमी की उपस्थिति होती है, जहाँ नमी वहाँ उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो अभिक्रिया दिखाई देती है। तब तो लगता है कि अभिक्रिया को उत्प्रेरक ही प्रारंभ कर रहा है। हो सकता है कि वो अभिक्रिया धीरे धीरे संपन्न हो रही हो, तो इसलिए समांतर से माना जाता है कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। दूसरी बात है कि कुछ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, आपको पीछे बताए थे। तो जो अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तो दोनों दिशा में होती है, अभिकारक उत्पाद बनाता है, उत्पाद अभिकारक बनाता है। तो उस स्थिति में उत्प्रेरक क्या करता है कि दोनों तरफ के वेग को बढ़ा देता है। अगर अभिक्रिया के वेग को भी बढ़ाएगा और पश्च अभिक्रिया के वेग को भी बढ़ाएगा, यानी दोनों वेग को बढ़ाएगा, ठीक ना। अगर अभिक्रिया के वेग को भी बढ़ा देता है और पश्च अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तथार्थ रासायनिक वो साम्यावस्था को कोई प्रभावित नहीं करता है। तो आपको कहीं विकल्प जवाब होगा तो ये होगा कि उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के साम्यावस्था कोई प्रभावित नहीं करेगा। वो अगर अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के दोनों वेग को समान रूप से बढ़ाता है। और देखिए उत्प्रेरक की और भी विशेषता होती है, उत्प्रेरक की बहुत अल्प मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देती है, और इसके अगर थोड़ी सी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाए, लेकिन उत्प्रेरक रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। हाँ, उत्प्रेरक विशिष्ट होता है, यानी किसी अभिक्रिया के लिए कोई विशेष उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, तभी वो अभिक्रिया संपन्न होगी। जैसे फार्मिक एसिड और फार्मिक एसिड से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है, Al2O3 का यूज किया जाता है। और वही फार्मिक एसिड से अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनानी होगी तो कॉपर वहाँ उत्प्रेरक कार्य करता है। ये इससे स्पष्ट है कि किसी विशेष अभिक्रिया के लिए विशेष उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, उत्प्रेरक आपको विशेष होते हैं। उसी प्रकार स्टार्च से आपको स्टार्च से एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस स्टार्च से एल्कोहल बनाने की अभिक्रिया में आपको एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, लेकिन एंजाइम ऐसे जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं जो विशेष ताप पर, यानी एक निश्चित ताप सीमा में ही कार्य करते हैं। 20 डिग्री से 35 डिग्री तक उनके लिए एक निश्चित तापक्रम होता है और उसमें वो सही तरीके से कार्य करते हैं। इसलिए ताप कम होगा भी तो वो कार्य नहीं करते हैं। और वो एंजाइम तो और विशिष्ट होते हैं, किसी एक अभिक्रिया के वेग को ही कोई विशेष एंजाइम जो होता है प्रभावित करता है, दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। जैसे पहले स्टार्च से अगर ग्लूकोज में बदलना हो, स्टार्च से ग्लूकोज में बदलना होता है तो माल्टेज जो होता है, देखिए स्टार्च से पहले माल्टोस में बदलने के लिए डाइटेस जो होता है उत्प्रेरक कार्य करते हैं। फिर माल्टोस से ग्लूकोज में बदलने के लिए माल्टेस उत्प्रेरक कार्य करता है, और ग्लूकोज से एल्कोहल में बदलने के लिए जाइमेज उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्या बताए कि स्टार्च से माल्टोस में बदलने के लिए डाइस्टेस उत्प्रेरक का कार्य करता है, माल्टोस से ग्लूकोज में बदलने के लिए माल्टेस उत्प्रेरक कार्य करता है, और ग्लूकोज से आपको एथिल एल्कोहल में बदलने के लिए जाइमेज जो होता है उत्प्रेरक कार्य करते हैं। ये विशेष होते हैं, अलग अलग पदों के लिए अलग उत्प्रेरक कार्य करते हैं, ठीक ना। और इस एंजाइम उत्प्रेरक के लिए अनुकूलतम ताप की भी आवश्यकता होती है। अब उत्प्रेरक किसी की वास्तव में उत्पाद की प्रकृति तो नहीं बदल सकता है, ठीक ना। जैसे उत्प्रेरक में क्या होता है, अमोनिया बनेगी तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया ही बनेगी, कोई दूसरा पदार्थ नहीं बनेगा। तो इसके मतलब क्या है, उत्प्रेरक कौन सा उत्पाद बनेगा इसको निर्धारित नहीं करता है, ठीक ना। तो इस तरह से आपको ये समझ गए। लेकिन कभी कभी इसका अपवाद भी है, जो
अभिक्रियाओं में, जैसे कि एथिल अल्कोहल है, अभी एक एग्जाम बताए थे कि वही फार्मिक एसिड है, एल्यूमिना के उपस्थिति में अगर होता है तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और अगर कॉपर की उपस्थिति में होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसी प्रकार एल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, और निकल उत्प्रेरक होता है तो एसिटाल्डिहाइड बनाता है। याद रखिएगा, एथिल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए निकल उत्प्रेरक का कार्य करता है, और वही एथिल अल्कोहल है, एल्यूमिना का प्रयोग कर देते हैं तो एथिलीन बन जाता है। तब तो यहाँ प्रभावित कर रहा है एथिलीन। तो इस तरह से अब ये समझ, इतना तो जो समझा दिए। अब उत्प्रेरक तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ और पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक के वेग को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसी को वर्धक कहा जाता है। तो वर्धक क्या होते हैं, प्रमोटर क्या होते हैं, तो यह उत्प्रेरक के उत्प्रेरण क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे आपको अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक कौन कार्य करता है, आयरन। तो अमोनिया के निर्माण में आयरन जो होता है उत्प्रेरक का कार्य करता है Fe, और उसमें मॉलिब्डेनम MO क्या करता है, वह उत्प्रेरक की उत्प्रेरक क्षमता यानी Fe के उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देता है। तो MO क्या होगा, वर्धक का कार्य करता है। समझ गए, तो ये वर्धक का कार्य हुआ। उसी प्रकार वनस्पति घी के निर्माण में निकल उत्प्रेरक कार्य करता है, और कॉपर जो होता है वो आपको निकल की उत्प्रेरण क्षमता को भी बढ़ा देता है। तो कॉपर वहाँ वर्धक का कार्य करता है। तो ये वर्धक समझ गए कि वर्धक या प्रमोटर क्या होते हैं। तो वर्धक के मतलब कि उत्प्रेरक की उत्प्रेरक क्षमता को भी क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिसको एक्टिवेटर या प्रमोटर कहा जाता है। उसी प्रकार आपको विष होता है, उत्प्रेरक विष, ठीक ना, जिसको कैटालिसिस पॉइजन भी कह सकते हैं या एंटी कैटालिस्ट भी कहा जाता है। ये उत्प्रेरक के उत्प्रेरक क्षमता को घटा देते हैं। जैसे अभी संस्पर्श विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करता है, लेकिन अगर आर्सेनिक के ऑक्साइड हों, ठीक ना, तो आर्सेनिक के ऑक्साइड विष का कार्य करते हैं, और वो प्लेटिनम के उत्प्रेरक क्षमता को ही कम कर देते हैं, शक्ति को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार प्लेटिनम एस्बेस्टास जो उत्प्रेरक का भी कार्य करता है, तो उसमें भी आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 20 का कार्य करते हैं। तो समझ गए कि ये उत्प्रेरक 20 का भी, मैंने कभी कभी वेग को घटाते हैं तो उसको उत्प्रेरक 20 कहा जाता है। अब कुछ अभिक्रियाओं में देखिए, प्लेटिनम जो होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक काम कौन करेगा, तो संस्पर्श विधि से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में प्लेटिनम उत्प्रेरक कार्य करता है। अष्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने में भी प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल, मेथिलेमीन, आपका फार्मेल्डिहाइड इत्यादि बनाने में भी क्या होता है, प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसमें बताए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संस्पर्श विधि में, नाइट्रिक अम्ल बनाने का अष्टवाल्ड विधि में, ठीक ना, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल, इसके बाद मेथिलेमीन है, फार्मेल्डिहाइड है इत्यादि बनाने में भी उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम कार्य करता है। उस प्रकार वनस्पति घी बनाने में निकल उत्प्रेरक का कार्य करता है। अमोनिया बनाने में आयरन जो होता है उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उसी प्रकार आपको शीश कक्ष विधि में अगर आपको नाइट्रिक एसिड बनाना है तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्प्रेरक कार्य करते हैं। उसी प्रकार आपको अमोनिया बनाने की डिंकन विधि में क्यूप्रस क्लोराइड जो होती है उत्प्रेरक कार्य करती है। और एल्कोहल से ईथर या एसिटिक अम्ल से एसीटोन बनाने में आपको एल्यूमिना जो होता है उत्प्रेरक का कार्य करता है। और आप जानते हैं कि अगर स्टार्च से एल्कोहल बनाना होगा तो वहाँ पर एंजाइम उत्प्रेरक कार्य करते हैं। इस प्रकार उत्प्रेरक के विषय में